हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का स्पेशल टेस्ट देख रहे थे और इसके अंतर्गत हम लोगों ने 1 से 31 सेट तक कंप्लीट कर लिया था। आज जो होने वाला है वो है टेस्ट नंबर है 32। हाल ही में अभी 2-4 दिन से टेस्ट नहीं आ रहा था, कारण था अभी एग्ज़ाम को लेकर थोड़ा सा व्यस्तता चल रही थी, साथ ही साथ अपना ड्यूटी को भी देखना पड़ रहा था। तो थोड़ा सा व्यवस्था के कारण 2-4 दिन टेस्ट नहीं आया है। फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं और ये जो होने वाला है टेस्ट नंबर है 32। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय सुधार संघ के संस्थापक हैं केशव चंद्र सेन। बात किया जाए अगर भारतीय सुधार संघ का, तो केशव चंद्र सेन के द्वारा 1870 ईस्वी में इसका स्थापना होता है। 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के द्वारा भारतीय सुधार संघ की स्थापना की जाती है। यह ब्राह्म समाज का धर्मनिरपेक्ष का प्रतिनिधित्व करता था। भारतीय सुधार संघ जो ब्रह्म समाज था उसका धर्मनिरपेक्ष का प्रतिनिधित्व करता था भारतीय सुधार संघ। अगर बात किया जाए यहाँ पे मदन मोहन मालवीय का, तो मदन मोहन मालवीय से याद रखना है बीएचयू की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में की गई थी। साथ ही साथ इनके द्वारा 2 पत्रिका अभ्युदय और लीडर लाया गया है। मदन मोहन मालवीय के द्वारा अभ्युदय और लीडर नामक पत्रिका लाया गया है। अभ्युदय और लीडर 2 पत्रिका याद रखना है मदन मोहन मालवीय से। साथ ही साथ इन्हें महामना की उपाधि दी गई थी। महामना की उपाधि गांधी जी के द्वारा दी गई थी। अगर बात करते हैं बी आर अम्बेडकर का, तो बी आर अम्बेडकर से आप लोग वाकिफ़ होंगे। बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के जनक, प्रारूप समिति के अध्यक्ष तथा भारत के संविधान के निर्माता कहलाते हैं बी आर अम्बेडकर। अगर बात किया जाए बी आर अम्बेडकर का समाधि स्थल, तो बी आर अम्बेडकर का समाधि स्थल है चैत्राभूमि जो स्थित है मुंबई में। वही अगर बात किया जाए, इन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी 1936 में। 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना। अच्छा, 1923 में बहिष्कृत हितकर्मी सभा, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पूछ लिया गया है, बहिष्कृत हितकर्मी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1923 में बी आर अम्बेडकर के द्वारा। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में। अच्छा, याद रखना है इन्हें मरणोपरांत 1990 में नोबेल अवार्ड भी दिया गया है। सॉरी, बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न 1990 में, नोबेल नहीं, 1990 में भारत रत्न दिया गया है बी आर अम्बेडकर को। अगर बात किया जाए गोपाल कृष्ण गोखले का, तो ये 1905 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तथा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी तथा ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 2, प्राकृतिक पर्यावरण का प्रकार जिसमें जीवों की एक विशेष प्रजाति निवास करती है। प्राकृतिक पर्यावरण का एक प्रकार जिसमें जीवों की एक विशेष प्रजाति निवास करती है, उसे क्या कहा जाता है? तो वह कहलाता है आवास। प्राकृतिक में पर्यावरण जिसमें जीवों की एक विशेष प्रजाति निवास करती है वह आवास कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला है मधेपुरा। अगर बात किया जाए मधेपुरा का, तो मधेपुरा में 31.2%, 31.26% का वृद्धि दर रहा है। वही अगर सबसे कम बात किया जाए तो सबसे कम रहा है सिवान जिला का। सबसे कम वृद्धि दर सिवान जिला का रहा है लगभग 22%। सिवान जिला का वो सबसे कम रहा है, वही सबसे अधिक रहा है मधेपुरा का बिहार में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है 326 ईस्वी पूर्व में। 326 ईस्वी पूर्व में हाइडेस्पीज का युद्ध होता है, राजा पोरस को हराता है सिकंदर। अच्छा, याद रखना है सिकंदर की मृत्यु का अगर बात किया जाए तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में हुई थी। 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में, ठीक है। 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, 3 सिर वाले महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा किस स्थान पर अवस्थित है? 3 सिर वाली महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा यह स्थित है एलिफेंटा महाराष्ट्र में। एलिफेंटा महाराष्ट्र में बात किया जाए एलिफेंटा महाराष्ट्र का, तो इसे यूनेस्को हेरिटेज साइट में 1987 में सम्मिलित किया गया था। 1987 में यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था एलिफेंटा को। 3 सिर वाला महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा है एलिफेंटा में। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस कब किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। वही अगर बात किया जाए 4 जनवरी का, तो लुइस ब्रेल के सम्मान में ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 1 मई का बात किया जाए तो मजदूर दिवस मनाते हैं 1 मई को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 7, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? राज्यसभा का बात किया गया है। राज्यसभा यह भंग नहीं की जा सकती है, बिल्कुल सही है। यह एक अस्थायी सदन है, इसे भी भंग नहीं किया जा सकता है।
एक सही है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नहीं, अगर बात किया जाए राज्यसभा का तो यह एक अस्थायी सदन है। इसका कार्यकाल नहीं बल्कि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। इसका कार्यकाल नहीं, यह एक अस्थायी सदन है तो कार्यकाल नहीं होगा। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं, बिल्कुल सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होगा, नहीं 25 नहीं 30 होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का जो एज होना चाहिए 30 वर्ष, तो यहाँ पे 25 ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3 सही होगा। ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 8। राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो यह जिंजा युगांडा में स्थापित किया गया है, जिंजा युगांडा में। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, वेंचुरी मीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वेंचुरी मीटर यह बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली के सिद्धांत पर स्थित है वेंचुरी मीटर। वही अगर बात किया जाए पास्कल के सिद्धांत पर, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक जैक, यानी कि हाइड्रोलिक से जो भी संबंधित है वो पास्कल के नियम पे संबंधित है। अगर बात किया जाए हुक्स का, तो हुक्स का नियम बतलाता है स्ट्रेस बटा स्ट्रेन एक होता है कांस्टेंट, जिसे हम हुक्स का नियम कहते हैं। स्टीफन का नियम विकिरण से संबंधित है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 10। किस पदार्थ के ताप में वृद्धि होने पर प्रतिरोध कमता है? ताप में वृद्धि यानी कि टेम्परेचर में अगर इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस वो कमेगा, तो ये होता है, तो यह हो जाएगा कार्बन का। कार्बन यह एक सेमीकंडक्टर के अंतर्गत आता है और सेमीकंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध कमता है। ऑप्शन हो जाएगा ए, कार्बन का। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सभी का अगर ताप में वृद्धि हो तो प्रतिरोध कमेगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 11। निम्नलिखित में किस परिघटना के साथ बिग बैंग थ्योरी संबंधित है? बिग बैंग थ्योरी का संबंध है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बिग बैंग थ्योरी है और यह दिया गया था जॉर्ज एब लेमेंटेयर के द्वारा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट है, किसने महमूद गजनवी के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? बात किया जाए महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, तो 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण होता है। उसके बाद 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया जाता है और भारी संपत्ति लूटा जाता है। इसके बाद भीमदेव ने इसे पुनर्निर्माण करवाया था। भीमदेव के द्वारा, गुजरात के शासक हैं भीमदेव, इन्होंने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किस देश की राजधानी एशगाबाद है? एशगाबाद किस देश की राजधानी है? तो बात किया जाए तुर्कमेनिस्तान का, तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है एशगाबाद। एशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। वही अगर बात किया जाए तजाकिस्तान की, तो तजाकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। वही अगर बात किया जाए दुशानबे तजाकिस्तान की। कजाकिस्तान का बात किया जाए तो अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी है। वही अगर बात किया जाए उज्बेकिस्तान का, तो उज्बेकिस्तान का राजधानी है ताशकंद। उज्बेकिस्तान का राजधानी है ताशकंद। एक याद रखिएगा, किर्गिस्तान किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। और तजाकिस्तान की दुशानबे, तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद, कजाकिस्तान के अस्ताना और उज्बेकिस्तान के ताशकंद। याद रखना है किर्गिस्तान का राजधानी है बिश्केक। सभी का याद रखिएगा KKTTU ऐसे याद रख सकते हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, KKTTU 5 है मिडिल ईस्ट कंट्री। ठीक है, रूसिया रस से USSR से डिवाइड होके बटे हैं ये सभी, सबका कैपिटल याद रखना है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 14। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? वित्तीय आपातकाल अभी हमारे भारत में एक भी बार नहीं लगा है और यह लागू किया जाता है अनुच्छेद 360 के तहत। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात, 352 में राष्ट्रीय आपात और 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। 352 राष्ट्रीय आपात जो 3 बार लगा है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन जो अनेक राज्यों में लागू किया जाता है राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 370 का बात किया जाए तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित था। नेक्स्ट है, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? लोनार झील, तो यह उल्कापिंड के द्वारा गिरने के कारण यह क्रेटर झील है और यह स्थित है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है लोनार झील। अगर बात किया जाए उड़ीसा में, तो उड़ीसा में है चिल्का झील। और अगर वही बात किया जाए केरल में, तो केरल का प्रमुख झील में याद रखना है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। उड़ीसा में याद रखना है चिल्का झील, चिल्का लेक, और यह सबसे पहला वेटलैंड सिटी था भारत का, उड़ीसा का चिल्का झील। इसे याद रखना है, पहला वेटलैंड साइट्स भी था। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ संपन्न होता है? ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन यह होता है कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन होता है। अगर बात किया जाए माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण और ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन होता है कोशिका द्रव में। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है केचुआ के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर बात किया जाए केचुआ यानी कि अर्थवॉर्म, इसे किसान का मित्र कहा जाता है और उसके जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाता है, क्योंकि वो मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहता है, जिसके कारण मिट्टी में उर्वरता बढ़ती है और यह कहलाता है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब किया गया? आधुनिक ओलंपिक यह 1896 से प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा बी। 1896 में एथेंस में आधुनिक खेल हुआ था। एथेंस ग्रीस की राजधानी थी एथेंस 1896 में। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तृतीय बौद्ध संगीति यह आयोजित किया जाता है पाटलिपुत्रा में। ऑप्शन हो जाएगा ए पाटलिपुत्रा और इसकी अध्यक्षता अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया जाता है। अगर बात की जाए प्रथम बौद्ध संगीति का, तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में होती है। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजन किया जाता है और इसी में सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया जाता है राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति। वही द्वितीय बौद्ध संगीति का बात किया जाए तो द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजन किया जाता है। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में और चतुर्थ बौद्ध संगीति यह कुंडलवन कश्मीर में होता है। एकमात्र बौद्ध संगीति जो बिहार में नहीं हुआ था वो था कुंडलवन कश्मीर में। बाकी 3 बिहार में ही हुआ था, प्रथम राजगृह में, द्वितीय वैशाली और तीसरा पाटलिपुत्र। वही चतुर्थ बौद्ध संगीति का बात किया जाए तो कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन किया जाता है। यहाँ पे पूछा गया था तृतीय बौद्ध संगीति, तो यह हुआ था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक है। वहीं अगर बात किया जाए नालंदा विश्वविद्यालय का, तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं कुमार गुप्त प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। वहीं अगर बात किया जाए तक्षशिला विश्वविद्यालय का, तो राजा तक्ष के द्वारा निर्मित किया गया था। राजा तक्ष के द्वारा निर्मित किया गया था तक्षशिला विश्वविद्यालय। यहाँ पूछा गया था विक्रमशिला, तो विक्रमशिला के संस्थापक है पाल शासक धर्मपाल। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित नेताओं में से किसे कांग्रेस का अध्यक्ष कभी भी नहीं चुना गया था? कांग्रेस यानी कि जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी, वही कांग्रेस प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता था और इसके अध्यक्ष बनाए जाते थे। तो इसमें बतलाना है कौन सा कभी अध्यक्ष नहीं बने थे, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक का बात किया जाए तो इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो जाती है, 1 अगस्त 1920 को। और इन्हें भारत में गरम दल के प्रमुख नेता में से एक थे। गरम दल का जनक भी इन्हें माना जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। ये कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। अगर बात किया जाए बाल पाल लाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, तो एकमात्र व्यक्ति इन तीनों में जो लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता 1920 में करते हैं, लाला लाजपत राय। वही अगर बात किया जाए यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार, तो पी आनंद चार्लू के द्वारा 1891 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की जाती है। पी आनंद चार्लू 1891 में। वही अगर बात किया जाए सी शंकरन नायर का, तो ये 1897 में अध्यक्षता करते हैं सी शंकरन नायर। अगर बात किया जाए एनी बेसेंट का, तो ये 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है, एनी बेसेंट 1917 में। वही बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने थे। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 22। रक्त में लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? आरबीसी की संख्या किस उपकरण के द्वारा ज्ञात की जाती है? तो यह उपकरण कहलाता है हीमोसाइटोमीटर। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। हीमोसाइटोमीटर के द्वारा आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है। अगर बात किया जाए आरबीसी का जीवन काल, तो यह जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। अगर बात किया जाए यहाँ सिफ्गो मैग्नोमीटर का, तो सिफ्गो मैग्नोमीटर से हम बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर को मापते हैं। बीपी यानी कि जो होता है 120/80 mm ऑफ Hg। हीमोसाइटोमीटर के द्वारा हम आरबीसी की संख्या ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? चार्ल्स का नियम, तो पी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के, यानी कि वॉल्यूम जो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि प्रेशर के होगा यानी कि कांस्टेंट होगा, तब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। वही अगर बात किया जाए बॉयल्स के नियम के अनुसार, बॉयल्स लॉ के अनुसार P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के। P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट T इक्वल टू
के, यानी कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। यह बतलाता है बॉयल्स लॉ। वही चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के एट प्रेशर कांस्टेंट। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं 18वीं सदी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसने अपनी पेंटिंग के तहत अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया? तो यह किया गया था ली बार्बिए के द्वारा। ली बार्बिए, ऑप्शन हो जाएगा ए। यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध की अवधि कब से कब तक थी? यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध 1618 से 1848 तक लड़ी गई थी। यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध 1618 से 48 ईस्वी तक लड़ी गई थी। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाना संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाना, यह लिया गया है यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कौन सा भारत की मानसून प्रणाली को प्रभावित करते हैं? भारत की मानसून प्रणाली को प्रभावित इनमें से कौन कौन करता है? तो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ का स्थानांतरण, ग्रीष्मकाल में तिब्बत के पठार का गर्म होना, हिमालय के उत्तर में उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट धाराओं का प्रवाह और इनमें से सभी। तो भारत के मानसून प्रणाली में ये सभी का इफेक्ट होता है। ITCZ का स्थानांतरण का, ग्रीष्मकाल में तिब्बत के पठार का गर्म होने का एवं हिमालय के उत्तर में उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट धाराओं का प्रवाह का। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस शैल क्रम में भारत का अधिकांश कोयला भंडार पाया जाता है? भारत के अधिकांशतः कोयला भंडार है गोंडवाना शैल क्षेत्र में, गोंडवाना शैल क्रम में। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बात किया गया है बिहार का सबसे दक्षिणी जिला, तो आपका जिला गया बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है। वही अगर बात किया जाए सबसे उत्तरी जिला का, तो ये है वेस्ट चंपारण, यानी कि पश्चिमी चंपारण सबसे उत्तरी जिला है। वही अगर बात किया जाए सबसे पूर्वी का, तो सबसे पूर्वी जिला है कटिहार, सबसे पूर्वी जिला है कटिहार। और वही सबसे पश्चिमी जिला का बात किया जाए तो सबसे पश्चिमी जिला है कैमूर, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है, सबसे पूर्वी कटिहार और सबसे उत्तरी पश्चिमी चंपारण और सबसे दक्षिण में जो जिला है वो है गया, और यह झारखंड से बॉर्डर अपना टच करता है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रारूप समिति का गठन जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, यह बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार उप समिति का बात किया जाए तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। JB कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष हैं। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, वो सही सुमेलित नहीं है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। मौलिक अधिकार उप समिति के सरदार पटेल नहीं बल्कि JB कृपलानी। अगर बात किया जाए सरदार पटेल का, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। DNA न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है पुरुषों में महिलाओं जैसा लक्षण, तीखी आवाज़, दुग्ध ग्रंथियों का विकास आदि का प्रकट होना क्या कहलाता है? पुरुषों में महिलाओं जैसे लक्षण का विकास होना गाइनेकोमेस्टिया कहलाता है, गाइनेकोमेस्टिया। ऑप्शन हो जाएगा बी, गाइनेकोमेस्टिया। नेक्स्ट है 32 के बाद है 33, किसने यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? सर्वप्रथम अगर बात किया जाए पृथ्वी को गोलाकार बतलाने का सर्वप्रथम जो बतलाया गया था वो था अरस्तु के द्वारा बतलाया गया था, पृथ्वी गोलाकार है। ऑप्शन हो जाएगा ए, अरस्तु के द्वारा सर्वप्रथम यह बतलाया गया था। नेक्स्ट है कॉलम 1 को 2 से सुमेलित करना है। C7H10, तो C7H16 है, यह एल्केन ग्रुप का है 7, और C7H16 तो यह हो जाएगा हेप्टेन। वही अगर बात किया जाए C5 का तो यह हो जाएगा हेपेंटेन। वही बात किया जाए C4H10 का तो यह हो जाएगा ब्यूटेन, और C12H26 का हो जाएगा डोडेकेन। तो इसके अनुसार ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 इसमें कोई भी नहीं है तो इसे थोड़ा सा सुधार लेना है, 4 3 2 1। C7 का हो जाएगा हेप्टेन, 5 का हो जाएगा पेंट, 4 का हो जाएगा ब्यूट और 12 का हो जाएगा डोडेकेन। ठीक है, नेक्स्ट है गैसीय आयतन का नियम किसने दिया? गैसीय आयतन का नियम गै लुसाक के द्वारा दिया गया था 1808 में। गै लुसाक के द्वारा 1808 में गैसों के नियम दिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा दिया गया है, का संज्ञा दिया गया है? तो यह दिया गया है मौलिक अधिकार को। बात किया जाए मौलिक अधिकार का तो यह संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसके तहत 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है अभी वर्तमान में है।
भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया है मौलिक अधिकार का, मौलिक अधिकार को। वही अगर बात किया जाए मौलिक अधिकार का तो यह अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। भारत के संविधान के भाग 3 में रखा गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 37। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? बात किया जाए प्रोटेम स्पीकर का तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को किया जाता है। अन्य सभी सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है संप्राय मैदान संबंधित है किससे? संप्राय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो संप्राय मैदान का निर्माण नदी के द्वारा होता है। नदी के द्वारा होता है संप्राय मैदान का निर्माण। अगर बात किया जाए वायु से तो वायु से होता है लोयस मैदान, वायु से लोयस मैदान होता है और नदी से संप्राय मैदान का निर्माण होता है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी एक नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है कौन सा नहीं है? तो यह है ताम्रपानी नदी। ताम्रपारनी नदी यह मन्नार की खाड़ी में गिरती है, ताम्रपारनी नदी। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है वो हो जाएगा वरुण। सबसे दूर पर स्थित और सबसे ठंडा ग्रह है वो है वरुण। वही अगर बात किया जाए सबसे गर्म तो वो हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह सबसे गर्म है और सबसे ठंडा है वो हो जाएगा वरुण। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा के लिए भारत आने वाले यूरोपियों का सही क्रम है? भारत आने वाले यूरोपियों का सही क्रम तो याद रखना है PDEF। ठीक है, PDEF। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, ई फॉर इंग्लैंड और एफ फॉर फ्रेंच। पुर्तगाली का बात किया जाए तो 1498 में, डच 1602 में, डच 1600, अंग्रेज 1600 में और फ्रांसीसी 1664 में आते हैं। पुर्तगाली, डच, इंग्लिश और फ्रेंच। ऑप्शन हो जाएगा डी। पुर्तगाली के बाद डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है हिमाद्री। हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पर्वतमाला का नाम बात किया जाए तो यह है हिमाद्री। इसे महान हिमालय की भी संज्ञा दी जाती है, महान हिमालय। और सबसे अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ बर्फ जमा रहता है, इसलिए इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। काकरापारा भारत का एक प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यह किस राज्य में है? काकरापारा का बात किया जाए तो यह गुजरात में स्थित है। काकरापारा भारत का एक प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यह गुजरात में स्थित है। कुडाकुलम का बात किया जाए तो यह तमिलनाडु में स्थित है। कुडाकुलम तमिलनाडु में और काकरापारा गुजरात में। नेक्स्ट है भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो यह है चेन्नई। भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो यह है चेन्नई। वही बात किया जाए भारत का सबसे गहरा बंदरगाह वो है विशाखापत्तनम। सबसे गहरा विशाखापत्तनम और सबसे प्राचीन है वो है चेन्नई। 13 प्रमुख बंदरगाह है भारत में। नेक्स्ट है रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है किसके द्वारा? रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है कार्पस ल्यूटियम के द्वारा, कार्पस ल्यूटियस के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? तो टीबी से। ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है और यह है इसका संबंध है निक्षय पोषण योजना से। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? बात किया जाए राष्ट्रपति का अध्यादेश का तो अगर राज्यसभा और लोकसभा यानी कि संसद सत्र में न हो तो राज्यसभा अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 123 के तहत राष्ट्रपति का अध्यादेश का वर्णन किया गया है, वही 213 में राज्यपाल का अध्यादेश का वर्णन किया गया है। अगर बात किया जाए अनुच्छेद यहाँ पे 121 दिया है तो अनुच्छेद 121 के तहत संसद में चर्चा पर निर्बंधन का बात किया गया है। संसद में चर्चा पर निर्बंधन का बात किया गया है अनुच्छेद 121 में। वही 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है अनुच्छेद 143 में। वही अगर बात किया जाए अनुच्छेद 137 में तो जुडिशियल रिव्यू का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 137 में, यानी कि न्यायिक पूर्णावलोकन यह अनुच्छेद 137 में है। और अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 49। उपराष्ट्रपति चुनाव में निम्नलिखित में किसकी भागीदारी होती है? बात किया गया है उपराष्ट्रपति का चुनाव का तो उपराष्ट्रपति में के चुनाव में संसद के सभी सदस्य यानी कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदन के सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत एवं निर्वाचित सभी सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति में। वही अगर बात किया जाए राष्ट्रपति में तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं तथा दिल्ली और पुदुचेरी के भी भाग लेते हैं।
यहाँ पे पूछा गया था उपराष्ट्रपति में, तो उपराष्ट्रपति में संसद के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है एक AMU यानी कि एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर कितना होता है, तो एक AMU बराबर होता है 1.66056 गुने 10 के पावर माइनस 23 ग्राम। एक AMU बराबर होता है 1.6056 गुने 10 के पावर माइनस 23 ग्राम, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो सोडियम का बात किया जाए तो परमाणु संख्या होता है 11, तो 1s2 2s2 2p6 3s1 यानी कि 2 4 4 6 10 और 1 11, ये भी हो जाएगा। अगर बात किया जाए नियोन का तो ये होता है 10, नियोन का हो गया 10 प्लस 1 3s1, तो ये भी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 1s2 2s2 2p6 3s1, और इसे हम नियोन के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा नियोन प्लस 3s1, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से जीव में रक्त नहीं होता है, कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु सांस लेते हैं, वह कौन सा जीव है, तो यह है हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है किंतु सांस लेते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, बात किया गया है किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा। इसमें ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा उड़ीसा से नहीं गुजरता है। किस कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा। क्वेश्चन पूछा गया कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो यह हो जाएगा उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बात किया जाए अगर कर्क रेखा का, तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। यहाँ हो जाएगा उड़ीसा से नहीं गुजरता है, ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारत के कौन से जीवमंडल निश्चय विश्व के जीवमंडल निचयों में शामिल नहीं है, तो यह है मानस। मानस जो है असम में स्थित यह जीवमंडल निचय में सम्मिलित नहीं है, मानस जीवमंडल निचय में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सूची 1 को 2 से सुमिलित करें। पल्लव का बात किया जाए तो पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम या कांची। पांड्य का बात किया जाए तो पांड्य के राजधानी था मदुरई। वही अगर बात किया जाए यादव का, तो यादव वंश का राजधानी था देवगिरी। काकतीय का राजधानी था वारंगल। तो इसके अनुसार जो ऑप्शन हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम, पांड्य के मदुरई, यादव का देवगिरी और काकतीय का वारंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 56। पहले विश्व युद्ध के दौरान रूसी सिपाही के बारे में क्या सत्य है, पहले विश्व युद्ध के दौरान रूसी सिपाही के बारे में क्या सत्य है। शाही रूसी सेना को रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था। शाही रूसी सेना को रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था। यह दुनिया का सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी। तो इसमें दोनों सही है। शाही रूसी सेना को रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था, यह सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आयरन क्रॉस क्या था। आयरन क्रॉस यह जर्मनी का वीरता पुरस्कार है, जर्मनी का वीरता पुरस्कार आयरन क्रॉस है, जर्मनी का वीरता पुरस्कार, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप क्या है। मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप होता है मुताह, ऑप्शन है बी, मुताह कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है इंदौर में, जिसे स्वच्छ शहर की संज्ञा दी गई है इंदौर में। परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी स्थित है इंदौर में। नेक्स्ट है एनसीसी का आदर्श वाक्य कौन सा है। बात किया गया है एनसीसी का पूरा नाम होता है नेशनल कैडेट कॉर्प, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर बात किया जाए तो दिल्ली में स्थित है। आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है। आदर्श वाक्य जो है वो है एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन एनसीसी का आदर्श वाक्य है और इसे 23 दिसंबर 1957 को एक्सेप्ट किया गया था, एकता और अनुशासन। बात किया जाए अगर एनसीसी का, तो गुरबीर पाल सिंह इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। एनसीसी के अध्यक्ष हैं गुरबीर पाल सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है हमारा 61। निम्नलिखित में किस में जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। जेनेटिक इंजीनियरिंग किस में सम्मिलित होगा, तो यह हो जाएगा जीन क्रांति में। जीन क्रांति में जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। इनमें से कौन एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, तो डिजिटाइजर के द्वारा एनालॉग सूचना को, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज किया जाता है डिजिटाइजर के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी। कौन सा मेमोरी कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं है। कौन सा मेमोरी जो है वो कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं है। मैग्नेटिक टेप, CD-ROM, PROM या फ्लॉपी, तो यह हो जाएगा PROM,
पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यह कंप्यूटर में सहायक मेमोरी का टाइप नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा बी, पी रोम। कौन भारत में एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक हैं? यहाँ ध्यान देना है, महिला शहनाई वादक का बात किया गया है। महिला शहनाई वादक इनमें से कौन है? तो बागेश्वरी कमर, ये भारत के प्रमुख महिला शहनाई वादक हैं। अगर बात किया जाए अगर मेल में, तो मेल में नाम याद रखना है बिस्मिल्लाह खान का। बिस्मिल्लाह खान ये भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। वही अगर बात किया जाए महिला में, तो नाम याद रखना है बागेश्वरी कमर का। ऑप्शन हो जाएगा सी। आदि योगी शिव मूर्ति का निर्माण कहाँ करवाया गया है? आदि योगी शिव मूर्ति का निर्माण कहाँ करवाया गया है? तो यह करवाया गया है कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर में ऑप्शन हो जाएगा ए। आदि योगी शिव मूर्ति का निर्माण कोयम्बटूर में करवाया गया है। नेक्स्ट है टोडा नामक मार्शल कला भारत के किस राज्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? टोडा यह प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश में। टोडा नामक मार्शल कला भारत के हिमाचल प्रदेश में फेमस है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय है चेन्नई में। ऑप्शन हो जाएगा सी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय है चेन्नई में। सतत विकास के लिए सीखने के स्थान के मूल डिजाइन का वर्णन करता है कौन? सतत विकास के लिए सीखने के स्थान के मूल डिजाइन का वर्णन कौन करता है? तो बायोस्फीयर रिजर्व के द्वारा वर्णन किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए, बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट है भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचल में विभाजित किया गया है? भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचल में विभाजन किया गया है? तो भारत को 4 भूकंपीय जोखिम अंचल में विभाजन किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। कौन मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है? मानव जनित जीवोम इनमें से कौन है? तो यह हो जाएगा फसली भूमि। फसली भूमि यह एक प्रकार का मानव जीवोम का उदाहरण है। वही अगर बात किया जाए जलतंत्र, वर्षा वन और घास का मैदान, तो यह प्राकृतिक जीवोम है। और वही फसली भूमि यह मानव जनित जीवोम हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? अगर बात किया जाए क्रिप्स मिशन का, तो 1942 में भारत आता है क्रिप्स मिशन, और इसके कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार होते हैं वो हैं कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। पीटी नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की ओर से आधिकारिक वार्ताकार थे, पीटी नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि? महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज जो बुक लिखा गया उसमें रेलवे की आलोचना की जाती है। क्यों? क्योंकि प्लेग जीवाणु का वाहक है। रेलवे जो है वो प्लेग जीवाणु का वाहक होता है। बार बार पड़ने वाले अकाल यानी कि दुर्भिक्ष का साधन है। बार बार पड़ने वाले आकार का साधन है एवं समाज में वर्ग विभेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो लाया गया था और जिसके कारण गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में उतार दिया गया था, तो वो भी एक कारण मांगते हैं। समाज में वर्ग विभेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी माना और दुर्घटना का वाहक माना। तो 4 नहीं होगा बल्कि 1, 2 और 3 हो जाएगा। प्लेग जीवाणु का वाहक इसे माना गया गांधी जी के द्वारा। बार बार पड़ने वाले अकाल का साधन माने एवं समाज में वर्ग विभेद बढ़ाने के लिए इसे उत्तरदायी माने थे रेलवे को। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है सुमिलित करे क्षेत्र एवं नेतृत्व करता। बात किया जाए ग्वालियर या काल्पी से, तो ग्वालियर और काल्पी से कौन नेतृत्व करते रहते हैं? तो ग्वालियर या काल्पी से हैं तात्या टोपे। ग्वालियर और काल्पी से हैं तात्या टोपे। अगर बात किया जाए इलाहाबाद से, तो इलाहाबाद से हैं लियाकत अली। इलाहाबाद से लियाकत अली। फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और जगदीशपुर से कुंवर सिंह। जगदीशपुर से कुंवर सिंह। तो ऑप्शन हो जाएगा 4, 2, 3, 1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ग्वालियर काल्पी से तात्या टोपे, इलाहाबाद से लियाकत अली, फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और जगदीशपुर से कुंवर सिंह। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 74। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? खैरवार आदिवासी आंदोलन यह झारखंड में हुआ था 1874 में। 1874 में खैरवार आदिवासी आंदोलन होता है। अगर अब वही बात किया जाए झारखंड के अंतर्गत और बिहार झारखंड के अंतर्गत प्रमुख जनजातीय आंदोलन का, तो कोल विद्रोह याद रखना है 1831 से 33 के बीच। 1831 से 33 के बीच होता है कोल विद्रोह। वही ताना भगत का बात किया जाए तो ताना भगत 1913 से 14 के बीच जतरा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन होता है। वही अगर बात किया जाए संथाल विद्रोह का, तो 1855 से 56 ईस्वी के बीच 1855-56 में होता है संथाल विद्रोह। वही 1889 से 1889 से 99 तक 1889 से 99 तक
होता है यह होता है बिरसा आंदोलन 1889 से 99 तक, बिरसा आंदोलन 55 से 56 तक, संथाल विद्रोह, ताना भगत 1913-14 में, 1831 से 33 में कोल विद्रोह, और खैरवार होता है 1874 में। खैरवार आदिवासी आंदोलन, यह एक प्रकार का झारखंड का आदिवासी आंदोलन था, यह हुआ था 1874 में। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों का माध्यम बनाया था? तो वो थे संत चैतन्य महाप्रभु। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों का माध्यम बनाया था? तो वो थे चैतन्य महाप्रभु। अगर बात किया जाए शंकर देव का, तो इनका संबंध असम राज्य से था, असम से था इनका संबंध शंकर देव का। चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों का माध्यम बनाया था। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर की उपाधि दी गई थी? जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। औरंगजेब को जिंदा पीर की उपाधि उसके धार्मिक नीति के कारण दिया जाता था लोगों के द्वारा, औरंगजेब को जिंदा पीर। और औरंगजेब का मृत्यु का बात किया जाए तो यह होता है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, और इसी के साथ भारत से मुगल वंश का पतन प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन द्वारा भारत में के संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जिसमें 29 विषय का वर्णन किया गया, 29 विषय का वर्णन किया गया, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन के तहत। वही अगर बात किया जाए 12वीं अनुसूची, यह जोड़ा 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और इसमें 18 विषय का वर्णन है जो संबंधित है नगर पालिका से। वही अगर बात किया जाए 10वीं अनुसूची, तो यह 52वां संविधान संशोधन के तहत 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ा गया, और यह संबंधित है दल बदल से। अगर बात किया जाए 9वीं अनुसूची, तो यह प्रथम संविधान संशोधन से भूमि सुधार से संबंधित है। प्रथम बात किया जाए भारत में मूल संविधान में अनुसूची का तो 8 था, अभी वर्तमान में 12 है। 9वां अनुसूची प्रथम संशोधन के तहत, 10वां अनुसूची 52वां संविधान संशोधन के तहत, 11वां अनुसूची 73वां संविधान संशोधन के तहत, और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। क्षेत्रीय परिषद जोनल काउंसिल क्या है? तो जोनल काउंसिल एक प्रकार का परामर्शदात्री इकाइयाँ होता है, परामर्शदात्री इकाइयाँ। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? जिस प्रकार राज्यसभा होता है उसी तरह राज्य विधान परिषद है, और यह अभी वर्तमान में 6 राज्यों में है विधान परिषद, जिसमें प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री किसके समकक्ष होता है? उप प्रधानमंत्री यह कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं। उप प्रधानमंत्री जिसका वर्णन भारत के संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन ये कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार कितना प्रतिशत है? उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल है, यह है लगभग 60.7%, यानी कि 61% जलमंडल का विस्तार है। वही अगर बात किया जाए दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल है लगभग 81%। उत्तरी गोलार्ध में 61% और दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार है लगभग 81%। तो यहाँ पे 60.7 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 82। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समांतर कितना होता है? दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समय अंतर कितना होता है? तो 24 घंटा 52 मिनट। 24 घंटा 52 मिनट दैनिक ज्वार भाटा के अंतर होता है। लेकिन अगर वही बात किया जाता है एक ज्वार और भाटा के बीच, एक ज्वार और भाटा के बीच, तो यह हो जाएगा 12 घंटा 26 मिनट। एक ज्वार और एक भाटा के बीच 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है। वही दैनिक ज्वार भाटा के मध्य 24 घंटा 52 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, ग्वादर पतन किस देश में स्थित है? ग्वादर पतन यह पाकिस्तान में स्थित है। ग्वादर पोर्ट यह पाकिस्तान में है। अगर बात किया जाए श्रीलंका में, तो श्रीलंका में है हम्बनटोटा बंदरगाह। श्रीलंका में हम्बनटोटा। ईरान में याद रखना है चाबहार पोर्ट, ईरान में याद रखना है चाबहार पोर्ट ईरान में है। भारत में प्रमुख 13 पोर्ट आपको याद करवा दिया गया है। श्रीलंका में है, श्रीलंका में हम्बनटोटा, पाकिस्तान में हो जाएगा ग्वादर पोर्ट, ईरान में चाबहार पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है किससे? चंबल नहर सिंचाई परियोजना का संबंध यमुना सिंध बेसिन से है। सिंध बेसिन, यमुना बेसिन, गंगा बेसिन या ताप्ती बेसिन। अगर बात किया जाए चंबल नहर सिंचाई परियोजना का, तो इसका संबंध है यमुना बेसिन से, यमुना बेसिन से। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? भारत से विदेश में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की प्रजाति है अल्फांसो। अल्फांसो आम यह महाराष्ट्र में पाया जाने वाला प्रमुख आम है। याद करिएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगर पुर्तगाली का जो वास्तविक संस्थापक था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, उसी के द्वारा भारत में अल्फांसो आम का प्रारंभ किया जाता है, और उसी के नाम पे अल्फांसो आम का एक प्रजाति अभी भी
भारत में प्रचलित है और इसे अन्य देशों में भी निर्यात किया जाता है। यह है अल्फांसो। ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, अगर बात किया जाए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का, तो यह भारत के 4 महानगरों को जोड़ने का काम करता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध है 4 महानगरों को जोड़ने से। वो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है हमारा 87। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया है? मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिया गया। अगर बात किया जाए मदर टेरेसा का, तो इन्हें 1979 में नोबेल अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का बात किया जाए तो ये पीटी नेहरू ने लिखा है। पीटी नेहरू के द्वारा लिखा गया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। वही इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस, तो यह मनाया जाता है 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर 1907 याद रखिएगा, जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भिकाजी कामा के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है। उसी के सम्मान में हम प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं। वही अगर बात किया जाए 8 मार्च को, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। अगर बात किया जाए 10 दिसंबर को, तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। वल्लम काली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है? वल्लम काली यह एक नौकायन से संबंधित है और यह केरल में पुनमदा झील में आयोजन किया जाता है। नौकायन से संबंधित है वल्लम कल्ली। यह एक नौकायन से संबंधित खेल है जो केरल के पुनमदा झील में आयोजन करवाया जाता है। नेक्स्ट है किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को। वही अगर बात किया जाए जवाहरलाल नेहरू को, तो इन्हें प्यार से बापू चाचा जी बुलाते हैं। वही अगर बात किया जाए महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी को बापू की संज्ञा दी गई है। राष्ट्रपिता बापू, इन्हें अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। महात्मा गांधी को महात्मा प्रथम बार टैगोर के द्वारा बतलाया गया था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि टैगोर के द्वारा दी गई थी तथा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता एवं बापू की भी संज्ञा दी गई है। अगर बात किया जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार किसके नाम से जाना जाता है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 92। पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन, पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह बेलग्रेड, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजन किया गया। बात किया जाए NAM यानी कि नॉन एलिजिमेंट मूवमेंट का, तो इसका स्थापना 1961 में नेहरू, नासिर, टिटो की अध्यक्षता में होता है। नेहरू, नासिर और टिटो की अध्यक्षता में बेलग्रेड में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। बेलग्रेड राजधानी है यूगोस्लाविया की। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था यानी कि आयात निर्यात बंद। ऑप्शन हो जाएगा बी। आयात निर्यात बंद। नेक्स्ट है शिक्षा के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु क्या थी? शिक्षा के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु थी अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। ऑप्शन हो जाएगा सी। सार्वजनिक वितरण को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वो है न्यूनतम समर्थन कीमतों के नाम से जानी जाती है। सार्वजनिक वितरण को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिस कीमत पर सरकार खाद्यान्न खरीदता है वो न्यूनतम समर्थन कीमत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्न में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक जाने जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक है अल्फ्रेड मार्शल। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक हैं अल्फ्रेड मार्शल। वही अगर बात किया जाए मैक्रो इकोनॉमिक्स का यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का, तो जे एम किन्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स के जन्मदाता माना जाता है। वही अगर बात किया जाए आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है एडम्स स्मिथ। एडम्स स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्मदाता या जनक माना जाता है। वही माइक्रो अल्फ्रेड मार्शल और मैक्रो JM किन्स जनक हैं। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल माइक्रो के जनक हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। मानव विकास सूचकांक का एक आयाम निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 सूचकांक है। ए दृढ़ और स्वस्थ जीवन, ज्ञान, जीवन का एक समुचित स्तर। यहाँ पे हो जाएगा बैंकिंग और अन्य वित्तीय व्यवस्थाओं तक पहुँच, यह नहीं है। बैंकिंग और अन्य वित्तीय व्यवस्थाओं तक पहुँच यह HDI का सूचकांक
इसमें आयाम नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा सी। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? प्लांट इकोनॉमी के लेखक है एम विश्वेश्वरैया। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक है सर एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 99, भारत सरकार की पहल स्वयं का लक्ष्य क्या है? स्वयं योजना का लक्ष्य क्या है? तो नागरिकों को वहन करने योग्य बनाना, नागरिकों को वहन करने योग्य बनाना एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। फेमा किस वर्ष लागू किया गया? बात किया जाए फेमा का तो यह 1999 में फेरा के स्थान पर लाया गया, फेरा के स्थान पर लाया गया फेमा। फेरा का बात किया जाए तो 1974 में लाया गया था, 1974 में फेरा, और 1974 से 98 तक चलता है फेरा ही, और फेरा के स्थान पे फेमा लाया जाता है 1999 में। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए, फेरा के स्थान पे फेमा लाया जाता है 1999 में। अगर बात किया जाए फेरा का तो फेरा का गठन 1974 में होता है। तो चलिए इस प्रकार से 100 क्वेश्चन हम लोगों ने आज समाप्त किया और सिर्फ क्वेश्चन को देखा है। अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम कंटिन्यू डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं तक करते हैं समाप्त।